नमस्कार रामदास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम, हर हर महादेव। रामदास जी, ये स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद थमने की बजाय इनका आंदोलन बढ़ता ही चला जा रहा है। इसमें तो उमा भारती भी कूद गई हैं। अब वो कह रही हैं कि प्रशासन ने ये नोटिस भेज कर कि ये शंकराचार्य है या नहीं है, अपनी मर्यादा लांघ दी है। अब वो ये सवाल उठा रही हैं। देखिए, ये तो डिसग्रंटल्ड लोग है ना। उमा भारती जैसे लोग सरकार के द्वारा मंत्रिमंडल से निकाले गए लोग हैं। और ये तो डिसग्रंटल्ड है। ये तो अपना एक कोने में बैठे हुए अपने पुराने दिनों को याद करके दिन बिता रहे हैं और अप्रासंगिक हो चुके हुए फूके हुए कारतूस हैं जी। उमा भारती की अब कोई स्टैंडिंग बची नहीं है। जो उनकी इज्जत थी वो ऑलरेडी उसको गंवा चुकी है और मंत्रिमंडल से निकाल दी गई, राजनीतिक रूप से चुकी हुई स्पेंट फोर्स है और उनके इसी बयानबाजी का कोई फर्क नहीं पड़ता। योगी जी आज भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में उनकी गिनती होती है। योगी जी को बहुत अच्छी तरह मालूम है क्या करना है और क्या नहीं करना है। और शंकराचार्य, सुनिए, शंकराचार्य यदि अपनी मर्यादा भूल के एक दो कौड़ी के टुच्चे पॉलिटिकल कार्यकर्ता की तरह बिहेव करेगा और सड़कों पे धरना लगाएगा तो उसके शंकराचार्य होने पर सवाल उठेंगे। यदि शंकराचार्य की पदवी सब जुडिस है, शंकराचार्य ने स्टे लगा रखा है, तो वो अपने आप को यदि शंकराचार्य कहता है तो सवाल उठेंगे। और उन्होंने कानूनी नोटिस भेजा है। कोई पॉलिटिकल, राहुल गांधी की तरह पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं की है। राहुल गांधी क्या कहता है? पॉलिटिकल बयानबाजी करता है कि वोट चोरी हो गई, इलेक्शन कमीशन का लिख के दे दो। नहीं, लिख के नहीं देंगे। तो योगी जी ने, अंजू जी, कोई पॉलिटिकल बयानबाजी नहीं की है। योगी प्रशासन ने लिखित नोटिस भेजा है जिसका लिखित जवाब मांगा गया है। ये कोरी राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, इसको नोट करने की जरूरत है। अब इसका जवाब शंकराचार्य को देना चाहिए कि कोर्ट के स्टे के बावजूद वो स्वयं को शंकराचार्य कैसे कहते हैं, जब शंकराचार्य की नियुक्ति की जो पूरी प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं किया गया, तो वो अपने आप को शंकराचार्य कैसे कहते हैं, ये उनको देश को बताना चाहिए। उनको नोटिस का जवाब देना चाहिए ना। जो नोटिस भेजा गया है, जिसके लिए 24 घंटे का टाइम दिया गया था, उस नोटिस का जवाब देते बात इतनी आगे नहीं बढ़ती। लेकिन पता नहीं कौन कौन लोग इनके साथ जुड़ गए हैं, योगी पर क्या क्या सवाल खड़े कर रहे हैं। वेद नहीं आते उनको, पुराण नहीं आती, क्या चल रहा है? देखिए, जो कांग्रेसी इकोसिस्टम था उसका शुरू से एक वन पॉइंट एजेंडा रहा है कि उनको एक तो जो बृहद हिंदू समाज है उसके एंटी पॉलिटिक्स करनी है, उसके खिलाफ ही एजेंडा चलाना है। और कांग्रेस की शुरू से एक कोशिश रही कि कम से कम एक शंकराचार्य उनके खेमे के रहे। तो इनके अविमुक्तेश्वरानंद के जो गुरु थे स्वामी स्वरूपानंद जी, वो बड़े कट्टर कांग्रेसी और सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी के बहुत बड़े भक्त। लोग शंकराचार्य के भक्त होते हैं, यहां उल्टा हो रहा था। शंकराचार्य जो है वो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के भक्त थे और अविमुक्तेश्वरानंद को वो भक्ति और हिंदू इकोसिस्टम का विरोध, इसको, ये तो इनको विरासत में मिला है जी। और जो डीप स्टेट की जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है भारत में, उसमें इनको जो एजेंडा दिया गया है उसमें आपको हिंदुत्ववादी ताकतों का विरोध करना है। कुंभ का विरोध इन्होंने किया, राम मंदिर का विरोध इन्होंने किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है उसका विरोध इन्होंने किया, अभी वहां पे मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार हो रहा है उसका विरोध ये लगातार कर रहे हैं झूठे आरोप लगा के। इसके पहले जब ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे की बात हुई थी तो उसका विरोध इन्होंने किया। तो बात यह ना जी, इनका एजेंडा पहले दिन से स्पष्ट था। अच्छा, बात यह है कि वो विरोधी खेमे में है
तो नेशनल लेवल पे ये कांग्रेस का एजेंडा फॉलो करेंगे, परंतु यूपी में ये अखिलेश का एजेंडा फॉलो करेंगे। हालांकि ये वही अखिलेश है जिनकी पुलिस ने 2015 में इन्हीं सो कॉल्ड, एक तो ये शंकराचार्य है नहीं, एक तो फर्जी शंकराचार्य है, इसका असली नाम जो है उमाशंकर भाट है, भाट। उसका बाकायदा सर्टिफिकेट बना हुआ है जो इनके गांव के प्रधान ने बना के दिया है कि इनका असली नाम उमाशंकर भाट है, ये इस गांव के निवासी हैं, ये वहां जब रहने लगे तो इनको गुरु ने नया नाम दिया है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, परंतु ओरिजिनल नेम इज उमाशंकर भाट। पहली बात तो शंकराचार्य होने की जो बेसिक, जो मूल अर्हता है, जो पहला है, वो है जन्मना ब्राह्मण होना, उसी को क्वालिफाई नहीं करता। दूसरी बात है, आज तक इनको किसी ने भी न तो शंकराचार्य के रूप में एक्सेप्ट किया, न इनको मान्यता मिली, और न काशी की विद्वत परिषद ने इनके शंकराचार्य होने को अप्रूव किया, बल्कि मामला सब जुडिस है और इनके शंकराचार्य कहने पे स्टे है। इसीलिए योगी गवर्नमेंट ने बकायदा इनको नोटिस इशू कर दिया कि आप ये बताइए सबसे पहले कि आप किस आधार पे खुद को शंकराचार्य बोलते हैं। ये खुद ही इतना बड़ा फ्रॉड रच रहे हैं। तो इनका काशी में एकमात्र एजेंडा है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और पूरे वाराणसी के डेवलपमेंट का विरोध करना। काशी कॉरिडोर तक जाने के लिए एक पतली सी गली है, उसका नाम है दाल मंडी, वो एक होलसेल मार्केट है, उसको चौड़ा करने का एक अभियान चल रहा है। उसमें ये लगातार ये व्यक्ति अड़ंगा लगा रहा है और इनके गुर्गे लगातार कोर्ट को अप्रोच करके बार बार उसमें स्टे लेने की कोशिश कर रहे हैं। और वहां पे उस जो गली है उसमें 70% जो शॉपकीपर थे मुस्लिम है, उनको बार बार इनकी लोग कांग्रेसियों की तरफ से भड़काया जा रहा है कि तुम इस पे जो है स्टे ले लो, तुम इस पे आंदोलन कर दो, तुम इस पे माहौल खराब कर दो। जबकि वो रोड जो है इट इज एन अप्रोच रोड फॉर काशी विश्वनाथ टेम्पल, और बाकायदा गवर्नमेंट ने उस पूरी रोड के दोनों तरफ मकानों को, दुकानों को एक्वायर करके मुआवजा देके, करोड़ों रुपया मुआवजा देके उस प्रोजेक्ट को जो है सैंक्शन कराया। कोर्ट के प्रोसीडिंग्स में किसी किस्म की कोई अड़चन ना हो इसको सुनिश्चित किया, तब जाके दुकानें खाली करा के वहां पे डिमोलिशन करा के रोड को 17.5 मीटर चौड़ा करने का सरकार का प्लान है। ये आदमी उसका विरोध कर रहा है। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम, ये कांग्रेसी इसका विरोध करते हैं। बनारस में होने वाले हर विकास कार्य का ये विरोध करते हैं। उसके आगे आ जाइए अयोध्या जी में, आप प्रयागराज में आ जाइए, प्रयागराज में ये शुरू से आप इनका एक जबरदस्त अभियान चलता था, कुंभ के में आपने ध्यान दिया होगा। अब ये विघ्न डालने के लिए माघ मेले में पहुंचे हुए हैं। अजू जी एक बात बताइए, एक ऐसी जगह जहां छोटे से एरिया में लाखों लोग स्नान कर रहे हैं, वहां छोटी सी गड़बड़ जो है भगदड़ पैदा कर देगी। और इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो शंकराचार्य जी की सो कॉल्ड, चाहे फर्जी हैं, आप धर्मगुरु तो हैं, आपकी इतनी तो होनी चाहिए कि आप लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी कर रहे हैं एक हिंदू आयोजन में। आप बताइए। और आप इतने बड़े हो गए हैं कि आप 50 मीटर पैदल नहीं चल सकते। तो वो पुरी वाले निश्चलानंद जी भी आए, वो तो स्नान करके चले गए, उन्होंने तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं की। बड़े बड़े धर्मगुरु आ रहे हैं, वो कहां कोई शाही स्नान तो होता नहीं है। अकेले इन्होंने ही ये कंट्रोवर्सी की है और किसी धर्मगुरु ने नहीं की। क्यों? इसके पीछे निश्चित रूप से एक राजनीतिक षड्यंत्र है और ये योगी जी के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जो दोनों, और ये जो अब सिटी मजिस्ट्रेट ने जो इस्तीफा दिया है बरेली वाले ने, ये भी क्या है? ये भी नाटक है। जैसे आपको याद होगा पुराने जमाने में वो अवार्ड वापसी गैंग था, वो अवार्ड वापस करता था। आपको मालूम है ऐसे किसी सरकारी कर्मचारी का इस्तीफा मंजूर नहीं होता। इस्तीफा मंजूर करने की एक प्रक्रिया होती है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इस्तीफा मंजूर करने की प्रक्रिया होती है और इन जनाब ने क्या किया कि ये भी आरोप लगा दिए कि डीएम ऑफिस में मुझे बंधक बनाकर रखा, और जैसे ही इस्तीफा दिया वैसे ही अवि मुक्तेश्वरानंद से फोन पर बात हो रही है, अखिलेश यादव से फोन पर बात हो रही है। एक सरकारी अधिकारी इस्तीफा देने के बाद चुपचाप अपने घर जाता है ना, ये सारा रायता तो नहीं फैलाता कि बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ जाए। ये सब भी नहीं नहीं, अनधिकार वो तो कर रहे हैं। ही इज बिहेविंग लाइक एन एक्टिविस्ट। वो तो ऐसे तख्ती लेके वहां पे अनशन करने बैठा हुआ है। इस्तीफा देने का तो ये तरीका नहीं होता। उसने मुद्दा क्या उठाया कि अभी मुक्तेश्वरानंद का अपमान हुआ है, उनके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। वो प्रशासनिक कार्रवाई है। प्रशासनिक कार्रवाई पे एक सरकारी कर्मचारी के इस्तीफा देने का क्या मतलब होता है? तो ये जी विशुद्ध पॉलिटिक्स हो रही है, और इस पॉलिटिक्स को अखिलेश और उनका पूरा इकोसिस्टम, राहुल गांधी और उनका पूरा इकोसिस्टम हवा दे रहा है। और अभी एक और वीडियो वायरल हुई थी जिसमें अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो अखिलेश से बातचीत कर रहे हैं। फिर उनका बयान आ गया कि मैं तो अगला मुख्यमंत्री उनको देखना चाहता हूं। केशव प्रसाद मौर्य का नाम भी ले रहे थे। हाँ, उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी का नाम ले रहे हैं। तो देखिए, ये विशुद्ध पॉलिटिक्स है। और उत्तर प्रदेश की जनता इतनी मैच्योर है कि वो योगी जी को छोड़ के किसी और के चक्कर में नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की जनता को पता है कि कौन उनके लिए उचित है, कौन जो है प्रदेश का भला कर सकता है, किसके प्रशासन में हम कैसा महसूस कर रहे हैं। पिछली सरकार भी वो भूले नहीं है, और इनको पता है कि यदि योगी जी नहीं रहेंगे तो आगे क्या होगा। इसलिए वो लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी मुक्तेश्वरानंद इन अपने पॉलिटिकल हैंडलर्स का गुर्गा बनके, वो एक धर्मगुरु की तरह, आई एम सॉरी टू से, ही इज नॉट बिहेविंग लाइक अ होली मैन। वो एक धर्मगुरु की तरह उनका आचरण नहीं है। वो एक लोअर लेवल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह बिहेव कर रहे हैं, जो कि एक राजनीतिक एजेंडे की तरह धरने दे रहा है, बयानबाजी कर रहा है, नाटक कर रहा है। और वो सिटी मजिस्ट्रेट जैसे सतही लोगों को हीरो बना रहा है। उन्होंने बयान दे दिया कि साहब उनको हम ज्योतिष पीठ पे अब लेके आएंगे, वो सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, और वहां पे उनको पदाधिकारी बनाएंगे। इससे बड़ा हास्यास्पद काम क्या हो सकता है? लेकिन अभी 2 दिन पहले ये ड्रामा भी तो किया उन्होंने कि मैं तो वैनिटी वैन जो 1.5 करोड़ के उसमें सो रहा था, और फिर वहां पर योगी समर्थक आ गए, आधी रात को हमला कर दिया मुझ पर, योगी के समर्थन में नारे लगा रहे थे। ये सब भी तो उनके अपने ही लोग होंगे जो वहां पहुंचे होंगे ये सारा रायता फैलाने के लिए। ये केजरीवाल के दंड बंद है जी। ये केजरीवाल से सीखे हुए सारे, कि अपने ऊपर खुद हमला करा लो, अपने ऊपर खुद शाही फेंकवा लो, और उसके बाद विक्टिम कार्ड प्ले करो। तो ये अरविंद केजरीवाल के जो ये हथकंडे थे ना, भारत की जनता ये खूब देख चुकी है, खूब पहचानती है ऐसे लोगों को। यू कैन नॉट फूल द पीपल ऑफ इंडिया, सीधी सी बात है। और एक धर्मगुरु के रूप में योगी जी की ज्यादा रिस्पेक्ट है। उनको धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए कैसे आचरण करना है, ये कोई योगी जी को न सिखाए। योगी जी शासक हैं, योगी जी राजा हैं, और राजदंड अपना कार्य कर रहा है। और एक चीज और है कि ये जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं योगी जी के लिए, हुमायूं की औलाद, औरंगजेब है, ये क्या कोई धर्मगुरु जो खुद को शंकराचार्य कहता है, इतने बड़े ओहदे पर बैठा है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? अभी तो ये आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी को तो ना वेद की नॉलेज है, ना पुराण की नॉलेज है। ये किस तरह का एजेंडा लेकर चल रहे हैं? सीधे सीधे योगी जी पर अटैक के पीछे आपको लगता है वो पूरा इकोसिस्टम है, क्योंकि सिर्फ टारगेट पे योगी है? ऐसा है जी, योगी जी को वेद और पुराण की नॉलेज है चाहे नहीं है, पर तुम्हारे जैसे गुंडों को कैसे ठीक करना है, कैसे तुम्हारे ऊपर बुलडोजर फेरना है, और कैसे तुम्हारे पॉलिटिकल एजेंडा को एक्सपोज करना है पब्लिक के सामने, योगी जी को ये बहुत बढ़िया आता है। और योगी जी इनको लगातार एक्सपोज कर रहे हैं।
योगी जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए क्या कार्य करने हैं, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर कैसे ठीक करना है, उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है, उत्तर प्रदेश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे लेके आना है, निवेश कैसे लेके आना है, लाखों करोड़ों जॉब्स कैसे क्रिएट करनी है, इंडिया का सबसे बड़ा रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे बड़ा एक्सप्रेसवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करना है, ब्रह्मोस की इंडस्ट्री लगा के 18 महीने के अंदर कैसे प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना है, योगी जी को ये बहुत बढ़िया मालूम है। और चुनाव में तुम्हारे जैसे लोगों को कैसे हराना है, योगी जी को यह भी बहुत बढ़िया मालूम है। और हमने योगी जी को वेद और पुराण बांटने के लिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, हमने योगी जी को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया है कि बहू बेटियां सुरक्षित अपने घर वापस पहुंच जाएं। जो रोमियो और सड़कों पे फिरते थे ना, उनके घुटने में गोली मारना है जो योगी जी जानते हैं। गुंडे बदमाशों को उत्तर प्रदेश में या तो जेल में रहेंगे या उत्तर प्रदेश से बाहर फरारी काटेंगे। योगी गुंडे बदमाश के घर पे बुलडोजर कैसे चलाना है, हमने योगी जी को इसलिए मुख्यमंत्री बनाया है। अगर वेद पुराण बांचने होंगे तो हमारे पास और बहुत तरीके हैं, हम उनसे वेद पुराण बचवा लेंगे। योगी जी को वेद पुराण बांचने के लिए हमने लखनऊ में नहीं बिठाया है, तुम्हारे जैसे गुंडों को शुद्ध करने के लिए बिठाया है, और वो काम वो बखूबी कर रहे हैं। मैं यहाँ पंजाब में हूं, पंजाब की जनता कहती कि काश हमारा भी मुख्यमंत्री योगी जी जैसा होता। मैं आपको बता रहा हूं, आज पंजाब का बच्चा बच्चे की बात कहता है, काश हमारा भी मुख्यमंत्री योगी जी जैसा होता। तो योगी जी को जिस काम के लिए जनता ने बिठाया है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता ने जो दायित्व योगी जी को सौंपा है, वो काम योगी जी बहुत बखूबी जानते हैं। रामदास जी, एक तो जिस तरह से आप देखो ना कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, जिम जिहाद, इसके जो मामले सामने आ रहे, केजीएमयू में जिहादी डॉक्टर वहां 7-7, 8-8 अंदर मजारें बनी हुई हैं, जब उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है तो पेट में दर्द तो समाजवादी पार्टी की होगा ना, आखिर उन्हीं का तो वोट बैंक है, वो उसी को तो अपनी तरफ करने की कोशिश हो रही है। तो ऐसे में इन लोगों को शायद ये लग रहा है कि अगर ये जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद है, इनके बहाने हिंदुओं को बांटा जाए या मुद्दे को डाइवर्ट किया जाए तो शायद उनकी बात बन जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जब से वो ब्राह्मण एमएलए की जो मीटिंग हुई थी, तब से एक अभियान इन्होंने शुरू किया कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण नाराज है। फिर अविमुक्तेश्वरानंद को ब्राह्मण बता के कि जो है संतों पे जो है पुलिसिया कार्रवाई हो गई। उसके बाद अब जो यूजीसी वाला मामला आया है, यूजीसी पे जो नई गाइडलाइन आई है, उसको भी एंटी सवर्ण, एंटी ब्राह्मण करके सरकार को एंटी ब्राह्मण सिद्ध करने की कोशिश की जा रही है। परंतु सर अंजू, पब्लिक इतनी मूर्ख अब नहीं रही है, और इस प्रदेश में 80% से ज्यादा ब्राह्मण वोटर्स बीजेपी को वोट करते हैं। ये डाटा है, सीएसडीएस का ये डाटा है कि मोर देन 80% ब्राह्मण्स हैव वोटेड फॉर बीजेपी। तो ये कितनी भी कोशिश करें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले, ये इनका कोई एजेंडा चलेगा नहीं। पब्लिक बहुत समझदार है। और अब तो इनको रोने गाने के लिए एक और मौका मिल जाएगा। केदारनाथ और बद्रीनाथ में ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ये नियम लागू होने जा रहा है कि वहां गैर हिंदू नहीं आएंगे। नहीं, आप मक्का मदीना में लागू कर दो ना। मक्का मदीना में क्यों आपने रोक रखा है? मक्का मदीना में एक बार आपको याद होगा, एक टेररिस्ट अटैक हुआ था मक्का में, तो फ्रांस से एक कमांडोज की टीम आई, तो उन्होंने कहा जी नहीं, आप तो एंट्री नहीं कर सकते। तो फ्रांस के उन कमांडोज का पहले धर्म परिवर्तन करा के उनको कलमा पढ़ाया गया, तब जाके वो मक्का में घुस के उन्होंने ऑपरेशन किया और जो बंधक लोग बनाए गए थे उनको रिलीज कराया था। दर्शकों को जान के ये, और मैं तो धन्य कहता हूं उन कमांडोज को, बेचारों को, जिन्होंने अपनी ड्यूटी में आने के लिए इतना एक्सट्रीम स्टेप, इतनी एक्सट्रीम सैक्रिफाइस कि अपना धर्म छोड़ दिया।
परंतु तुमने अपनी कट्टरता नहीं छोड़ी। ये एकदम सच्ची घटना है जी अंजू जी। तो फिर जो अंदर आतंकवादी घुसे थे उन्होंने कलमा पढ़ा था, वो तो उन्हीं की जमात के होंगे ना जो वो तो अंदर घुस के वो हाँ वो कलमा पढ़े हुए आतंकवादी ही थे। बताइए। और मजेदार आप ये सोचो कि ईरान में आजकल जब 41 या 44 मस्जिदें गिरा दी गई हैं, जला दी गई, वहां पर आपस में ही तो लड़ रहे हैं। तब तो इस देश का एक भी जमात वाला कूदा फांदा नहीं, धरने नहीं निकाले, सड़कों पर नहीं आए। लेकिन अगर फिलिस्तीन में कुछ होता तो यहाँ पर छातियां पीटने लग जाते हैं। नहीं, फिलिस्तीन के सबसे बड़े खैर ख्वाह तो हमारे जीएनयू में बैठे हुए हैं। हमारा जो लिब्रांडो समाज है वो उनका फिलिस्तीन के लिए दिल धड़कता है, परंतु बांग्लादेश में जब हिंदुओं पे जो अत्याचार होते हैं तो एक बार भी इनकी मुंह से जुबान नहीं फूटती। भाई अगर आपको फिलिस्तीन के बच्चों की इतनी चिंता है तो यू शुड स्पीक अबाउट द बांग्लादेशी किड्स टू। तो ये जी डबल स्पीक है, ये हिपोक्रेसी बोलते हैं इसको, कि जहां एजेंडा सूट करता है वहां आपकी जुबान फूटती है, बाकी जगह नहीं। अब तो इसलिए भी नहीं फूट रही होगी ना, क्योंकि इनका जो पसंदीदा देश है पाकिस्तान, वो तो अपनी सेना भेज रहा है वहां पर पैसे ले लेकर फिलिस्तीन को बसाने के लिए, गाजा को साफ करने के लिए, हमास को साफ करने के लिए सेना ही तो भेज रहा है जो इजराइल के साथ मिलकर काम करेगी। तो अब किस मुंह से ये लोग उनका समर्थन करेंगे। लेकिन ये जो अविमुक्तेश्वरानंद है रामदास जी, 10 दिन से ज्यादा हो गए इनको यहाँ पर धरना देकर। ये तो आराम से अपनी वैनिटी वैन में बैठकर दिन रात गुजार रहे हैं, लेकिन इसका एंड क्या दिखता है आपको? अब तो कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कब तक बैठे रहेंगे ये वहां पर? एक बात बताओ, वैसे एक्सपोज हो रहे होने दीजिए। अगर वो वहां पे, भाई आप हमारे एक धार्मिक आयोजन में विघ्नकारी है, विघ्न डालने के लिए वो हमारे ऋषि मुनि जब पुराने जमाने में यज्ञ किया करते थे तो राक्षस जो है उन हवन कुंड में हड्डियां डाल देते थे, पानी डाल देते थे, रक्त मज्जा डाल देते थे, जिससे कि हमारा जो हवन है वो, हमारा यज्ञ अपवित्र हो जाए या उसमें बाधा आ जाए। सेम वही कार्य, ठीक वही कार्य अभी मुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं माघ मेले में। भाई करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है, करोड़ों हिंदू वहां स्नान करने जा रहा है और आप वहां पॉलिटिशियन की धरना दिए बैठे हैं। ये तो वही बात होगी जैसे सिंगू बॉर्डर पे जो है किसान, सो कॉल्ड किसान धरना दिए बैठे थे। बिल्कुल जैसे शाहीन बाग में 1.5 साल का धरना चल रहा था, ये भी मैं तो कहता हूं कि बैठे रहे 3 महीना, लोग देखेंगे तो सही कि हमारे रिचुअल्स में, हमारे धार्मिक कार्यों में कौन लोग हैं जो कि कालनेमी बन के जो है धरना दिए बैठे हैं। योगी जी ने एकदम सही कहा है, कालनेमी है। और फिर यहाँ पर भी तो फंडिंग हो रही होगी ना, ये 1.5 करोड़ की वैनिटी वैन और इतना सारा खर्चा जहाँ पर ये बैठे, वो सब राहुल जी जो जाते हैं और एक महीना, जो आदमी बिहार इलेक्शन के दौरान 1 महीना मेक्सिको और कोलंबिया घूमता रहा, वो क्या कर रहा था? मेक्सिको और कोलंबिया कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं, या ऐसी कौन सी वहां पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही थी? 1 महीने के लिए कौन जाता है? वो अपने हैंडलर्स के पास जाता है। तो फंडिंग की कमी नहीं है इनके पास। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फंडिंग की कमी नहीं है। 10 दिन से ज्यादा वक्त हो गया यहाँ डटे हुए। देखते हैं कितने दिन और बैठते हैं। माघ मेला खत्म हो जाएगा, इनका डेरा वहां लगा रहेगा और हाजिरी लगाने वाले वहां वो इकोसिस्टम के लोग पहुंचते रहेंगे। लेकिन योगी जी भी, उन्होंने भी कोई ना कोई रणनीति तैयार कर ली होगी इनको यहाँ से हटाने की। और जैसे इनके आश्रम में जमीन इनको कैसे मिली उसकी भी रिपोर्ट तलब की गई है। तो देखते हैं कितनी जल्दी इनके खिलाफ एक्शन होता है। लेकिन आपने रामदास जी समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बड़ी अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।